नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दुबई में 47 बार लॉगिन हुआ महुआ का अकाउंट। आप लोगों ने देखा है कि टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी की एक सांसद है और इन पर सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। उसी की बात चल रही है, जांच चल रही है। नए तथ्यों के सामने आने के बाद बढ़ सकती है तृणमूल नेत्री की मुश्किलें। लोकसभा की आचार समिति के सामने आज पेश होगी तृणमूल की सांसद। मोइत्रा ने कहा कि हीरा नंदानी और देहाद्री से जिरह का दिया जाए मौका। और आप देखिए आचार समिति ने जांच के लिए गृह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सहायता ली है। मोइत्रा ने विवाद के बाद माना था कि अपना लॉगिन विवरण उन्होंने हीरा नंदानी से साझा किया था। अब आप देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लिंक समेत 3 परियोजनाएं शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगरतला, त्रिपुरा व आखाउड़ा बांग्लादेश रेल लिंक समेत 3 परियोजनाओं की शुरुआत की है। अन्य 2 प्रोजेक्ट में 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है इसमें। और आप सबको याद होगा 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश और इसमें भारत ने काफी भूमिका निभाई थी। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे उन्होंने। ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। अखिलेश की राह पर उमर गठबंधन में एक और गांठ। ये आप देखते हैं कि विपक्षियों का जो गठबंधन बन रहा है जिसका नाम इंडिया रखा है, तो अभी मैंने आप लोगों से बोला था ना कि इसमें बड़े पैंच हैं और सबके अपने अपने स्वार्थ भी हैं। और आप देखिए इनके स्वार्थ भी इन्हें एक करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जब तक कि आप देखते हैं कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक कोई भरोसा मत करिए कि ये गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और अगर ये गठबंधन बन जाता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्याज की कीमतें थामने में जुटी सरकार, बफर स्टॉक बढ़ाया। आप देख रहे होंगे कि प्याज की कीमतें बड़ी बढ़ रही हैं। चुनावी बॉन्ड योजना में चुनिंदा गुमनामी व गोपनीयता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कहा समस्या तब होगी जब योजना राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करेगी। चुनाव में वैध धन लाने के प्रयास के लिए इसमें होना चाहिए संपूर्ण जानकारी का प्रावधान। और ऐसे चले कोर्ट और एसजी के बीच सवाल आप देख सकते हैं। ये आप देखते हैं कि चुनाव में जो चंदा लेते हैं ना, ये उन्हीं की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आबकारी घोटाले में आज ईडी के समक्ष केजरीवाल की पेशी है। सीबीआई ने 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री से की थी पूछताछ। केजरीवाल ने कहा था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक शराब नीति आई थी और उसके बाद आप देखते हैं कि उसे वापस भी ले लिया गया था। तो उसी में आप देखते हैं कि घोटाले की बात हो रही है। किसकी? घोटाले की बात हो रही है। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये आम आदमी पार्टी के नेता इसमें फंसे हुए हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी आप लोग इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय आपको देखने को मिलेगी। और आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देखिए ये दिल्ली है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह। ये आप देखते हैं कि अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1,72,003 करोड़ रुपए रहा है। और आप देखते हैं 2017 के जुलाई महीने में जीएसटी प्रणाली लागू हुई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय प्रस्ताव भी जरांगे को नामंजूर है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की गुत्थी सुलझाने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दलों के नेताओं ने मराठा समाज को आरक्षण देने पर सहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पास कर आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल से अनशन वापस लेने का आह्वान किया। लेकिन जरांगे पाटिल पर इस प्रस्ताव का भी कोई असर नहीं पड़ा। ये सब महाराष्ट्र में हो रहा है। देखिए मुंबई इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ देश में आप देखते हैं कि
हर जगह आप देखते हैं कि किसकी बात होती रहती है, रिजर्वेशन की, आरक्षण की। आरक्षण रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि ये सीटें आपके लिए आरक्षित हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो वही चल रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा आपको देखने को मिलेगा। ये मराठा आरक्षण पूरा क्या मामला है, कब कब आया, इस पर हम लोग एक क्लास ही ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सहूलियत भी होगी। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया जाता है। एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रमेश बैस यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 78 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। परिवहन विभाग की शक्ति जब्त की 45 बसें। ये राष्ट्रीय राजधानी में BS3 और BS4 डीजल बसों में प्रवेश पर रोक के तहत परिवहन विभाग ने बुधवार को 45 बसें जब्त कर ली। विभाग की 18 टीमें विभिन्न बॉर्डरों पर तैनात की गई थी। इधर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिक प्रदूषण वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन चलाने और पानी के छिड़काव को तेज करने का आदेश दिया है। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेने भी दुश्वार हो गया है, इतनी प्रदूषित हवा हो चुकी है। गाजा के शरणार्थी शिविर पर दूसरे दिन भी हमला। ये आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसी की बात हो रही है। इस पर एक क्लास ले चुके हैं हम लोग, तो आप लोग सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसे देख सकते हैं। पैरा एथलीटों के 111 पदक, 140 करोड़ भारतीयों के सपने हैं, मोदी साहब कह रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में संपन्न हुए पैरा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों से मुलाकात की। कहा भी खिलाड़ियों के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर रही है केंद्र सरकार। और 2014 में हम तालिका में 15वें स्थान पर थे, लेकिन इस बार हम शीर्ष 5 में हैं। और आप देखिए पैरा ओलंपिक कहने का मतलब है कि जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं वो भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। अगले कहाँ होंगे ये आप लोग बताइएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। मोमेंटम 2.0 ऐप से मिलेगी यात्रा और खरीदारी की कई सुविधाएं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंधन निर्देशक डॉक्टर विकास कुमार ने ऐप की शुरुआत की। इसी ऐप पर मेट्रो से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होंगी, आप देखेंगे। और 20 मेट्रो स्टेशन पर ऐप के जरिए मिलेगा सामान भी। 50 स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर की व्यवस्था होने की बात हो रही है। शिक्षा कौशल विकास के लिए IIT के बाद अबू धाबी में CBSE खोलेगा कार्यालय। UAE में केंद्रीय विद्यालय सहित CBSE से संबद्ध 100 से ज्यादा स्कूल संचालित। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच आप देखेंगे भी शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में रिश्ते और होंगे मजबूत। प्रधान ने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल में किए जाने वाले व्यापक बदलाव की जानकारी भी दी है। अबू धाबी UAE की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। देखिए ये सऊदी अरब है, यहाँ आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, आपको देखने को मिलेगी। शीतलवाड़ और उनके पति को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसे की हेराफेरी के मामले में दिया आदेश। अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के बाद आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। ये आप देखते हैं कि गुजरात दंगे हुए थे ना, उस समय आप देखते हैं कि इन्होंने उस मामले को काफी उड़ाया था। अब आप देखते हैं कि इन पर कई तरह के दुरुपयोग के मामले दर्ज हुए और इन जो NGO चलाते थे इस पर धोखाधड़ी का आरोप भी लग रहा है इनके। सूचनाओं के आदान प्रदान से बना नेटवर्क तस्करी पर लगाएगा लगाम। DRI कह रहा है, राजस्व आसूचना निदेशालय कह रहा है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक 3 को होगी, शीतकालीन सत्र शुरू होने के से पहले। माउथ वॉश टूथ जेल का उपयोग नहीं करेंगे विमानों के पायलट। चालक दल सदस्यों के लिए DGCA ने जारी किया दिशा निर्देश। अल्कोहल की मात्रा वाले पदार्थों के इस्तेमाल पर लगाई रोक। इसमें पंजाब के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व 2 वित्त विधेयकों को दी स्वीकृति। GST संशोधन और जायदाद को गिरवी रखने पर स्टाम्प ड्यूटी विधेयक को दी मंजूरी। 5 विधेयक अभी राज्यपाल के पास लंबित है। कानूनी राय के बाद फैसले की बात कही है। एक बात आप लोगों को बताऊं ना
कि देखिए केंद्र में सरकार किसी और की हो, राज्य में सरकार किसी और पार्टी की हो, तो तनातनी चलती रहती है। दिल्ली में आप देखते हैं कि केंद्र सरकार किसकी है, बीजेपी की है। और आप देखते हैं कि पंजाब जाइए आप लोग, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दोनों में चल रही है। वो पास करते हैं बिल, और आप देखते हैं कि राज्यपाल वहां सहमति नहीं देते हैं, तो वो पेंडिंग में डला रहता है। पीएम गति शक्ति के तहत 4 परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की जा रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की बात हुई है। और इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 17 अक्टूबर को 58वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में किया गया था। एप्पल अलर्ट पर राहुल यदि चिंतित तो कराएं एफआईआर, रविशंकर कह रहे। अभी आपने देखा होगा कि एप्पल ने चेतावनी दी है कि आपके मोबाइल पर हैकिंग की बात हो रही है, हैकिंग किया जा रहा है। तो वो कई लोगों के इस तरह के मैसेज आए थे कई लोगों के फोन पर। अब आप देखिए आपकी राजनीति की बातें चल रही हैं और टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी होगी, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब होंगे। बस आप लोगों को याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, डेली इसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोग नीचे लिखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करेंगे भागवत और योगी। ये वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन कर रहा है 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, आप देखेंगे 5 लाख गांव तक पहुंचेंगे पूजित अक्षत। ये आप देखिए भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। बलिदानी कार सेवकों की सद्गति के लिए काशी विश्वनाथ का महारुद्राभिषेक। ये आप देखिए हरियाणा समेत 6 राज्यों की स्थापना दिवस थे ना कल, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक की स्थापना। 1966 में हरियाणा बना अलग राज्य, तो छत्तीसगढ़ को 2000 में अब देखिए अलग हुआ था छत्तीसगढ़ आपका। ग्वालियर को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। ये विश्व के 65 सिटी का हिस्सा बने तानसेन की जन्मस्थली। 4 वर्ष के प्रयासों के बाद शहर को मिला है सका ये। और आप देखते अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल का होगा आयोजन यहाँ ग्वालियर में। यूनेस्को के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। यूनेस्को की सहयोगी संस्था धरातल के संयोजक निशांत उपाध्याय ने बताया कि म्यूजिक फेस्टिवल में विश्व के 65 सिटी ऑफ म्यूजिक से कलाकारों और प्रतिनिधियों को ग्वालियर लाने के प्रयास हैं। ये आप देखिए यूनेस्को के बारे में बता देता हूँ। और इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखिएगा, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के संगठनों से। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। उधार के जूते पहन दौड़ी गुरुवारी, जीते 2 गोल्ड मेडल। ये फुटबॉल बूट और प्लास्टिक सोल वाले जूते पहन 100 और 200 मीटर की दौड़ में लिया हिस्सा। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के भिक्षुओं को हराकर प्रतिभा का लोहा मनवाया। किसान है इनके पिता और स्वर्ण पदक जीता है। आप लोगों से मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपकी देखिए ताकत है और आपने हार ना मानने की ठानी है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप सोचिए कि जिनके पास अच्छे से जूता नहीं है वो जीत जा रहे हैं, तो आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है। और मैं कहता हूं कि तब तक अपने आप को कमतर मत आंकिए। भगवान ने आपके पास 2 पैर दिए हुए, 2 हाथ दिए हुए, आप बोल ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, आपके पास क्या कमी है। तो ये सब मोटिवेशनल स्टोरी हो जाती है आप लोगों के लिए। ये नरेश गोयल और अन्य की 538 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हुई। ईडी ने बुधवार को कहा बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में।
मनी लॉन्ड्रिंग सुनते रहते हैं ना। मनी लॉन्ड्रिंग का कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाइए, उसे अच्छा बना दीजिए, सफेद वैध मनी बना दीजिए। ALN मिश्रा हत्या में पौत्र को मिली कोर्ट की मदद करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच की मांग पर सुनवाई करने से किया इनकार। तत्कालीन रेल मंत्री की 1975 में रेल स्टेशन पर कर दी गई थी हत्याएं, समस्ती रेलवे स्टेशन पर। वैश्विक तकनीक आधारित मॉडल से सुधारेंगे शहरों का यातायात। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी की न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय संघ पहल, मेरठ बनांगपुर में हो रहा है ये काम। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। एडिटोरियल है, संपादकीय पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। भारतीय कूटनीति की परीक्षा का समय। ये आप देखेंगे कि हमास इजराइल टकराव के बीच मुश्किलें झेल रहे गाजा के लोगों तक राहत एवं मदद पहुंचाने से जुड़े एक प्रस्ताव पर बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ। जॉर्डन की पहल पर आए इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने मतदान किया। अमेरिका सहित 15 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 44 देश ऐसे इस पर मतदान से अनुपस्थित रहे, यानी कि दूर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्ताव के पक्ष में वोट यही दर्शाते हैं कि गाजा के पक्ष में समर्थन केवल अरब जगत और मुस्लिम देशों तक ही नहीं सिमटा हुआ है। अधिकांश देश अब चाहते हैं कि गाजा के आम नागरिकों को हमास के उस आतंकी हमले का खामियाजा ना भुगतना पड़े जो उसने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किया था। और आप देखिए, हमास के उस हमले में 1400 लोग मारे गए थे और उनमें 1100 से अधिक महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। इतना ही नहीं, हमास के आतंकी अपने साथ 229 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए। हमले पर प्रतिक्रिया में इजराइल के प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा कि यह हिटलर के समय हुए यहूदी नरसंहार के बाद यहूदियों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। उस नरसंहार में करीब 60 लाख यहूदी मारे गए थे। और आप देखिए कि आम लोग ही मारे जाते। अब हमास आप देखिए कर बैठा, अब मारे जा रहे हैं आम लोग। इजरायली वायुसेना हमास के हमले के तुरंत बाद सक्रिय हो गई। उसने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी और अब इजरायली सुरक्षा बल गाजा में प्रवेश भी कर चुके हैं। इजरायली बमबारी में अब तक तमाम लोग मारे गए हैं। इसमें एक बड़ी संख्या में बच्चों की भी है। इजरायल ने हमास की सफाई का संकल्प लिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। असल में यह सरकार का ही नहीं बल्कि अधिकांश इजरायलियों का एक निश्चित लक्ष्य है। और आप देखते हैं कि इसके चलते प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में आपातकालीन साझा सरकार भी गठित हो गई है। और आप देखिए, नेतन्याहू ने जनता को चिताया कि हमास के साथ युद्ध अब कठिन दौर में पहुंच गया है, जो लंबा भी खिंच सकता है। इस अभियान के चलते इस्लामिक जगत में उकसावे वाली संभावित प्रतिक्रियाओं के बावजूद इजरायल हमास को समाप्त करने की प्रति संकल्पबद्ध है और इस मुहिम में उसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल पहुंचकर एकजुटता भी दिखाई। हालांकि वह यह भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू सरकार बेसभी कदम उठाए जिससे गाजा के आम लोगों की मुश्किलें ना बढ़े। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं, गाजा के लोग एक भीषण मानवीय आपदा से जूझ रहे हैं। बिजली नहीं है, दवाएं भी सीमित मात्रा में बची हैं और उन्हें गाजा में करीब 11 लाख लोग रह रहे हैं। लगातार पलायन जारी है। ईरान जैसे देश और इजरायल के प्रति नफरत रखने वालों के अलावा हर किसी ने हमास के आतंकी हमले की निंदा की है। हमास और उसके जैसे सोच वालों की फलस्तीन को लेकर इजरायली नीतियों के प्रति जो शिकायत है उनमें कुछ जायज भी हो सकती है, लेकिन हमास की आतंकी करतूत किसी लिहाज से माफी लायक नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अब हमास के हमले से अधिक इजरायली प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो गया है। और आप देखेंगे कि वैश्विक मुद्दों पर समान रूप से एक समान दृष्टिकोण रखने वाले देशों के समूह में ही इस पर विभाजन की स्थिति है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और यूरोपीय संघ के अहम हिस्से फ्रांस ने अमेरिकी रुख का विरोध करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय संघ के सदस्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह विभाजन केवल यूरोपीय संघ ही नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी संघ, आसियान और यहां तक कि भारत के पड़ोस तक दिख रहा है। प्रस्ताव पर मतदान से भारत अनुपस्थित रहा तो नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया है। इजरायल की इस लड़ाई ने दुनिया को अप्रत्याशित रूप से बांट दिया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका इजरायल
इजराइल का पूर्ण समर्थन करता रहेगा। इस दौरान अमेरिका, अरब और इस्लामिक जगत के समक्ष यह भी दर्शाएगा कि वह इस प्रयास में भी है कि गाजा के लोगों को मुसीबतें ना झेलनी पड़े। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद भारत ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब यह मामला संवाद कूटनीति से तय होना चाहिए कि भारत ने गाजा के निवासियों की हर संभव मानवीय मदद का भी समर्थन किया है और भारत ने फलस्तीन राष्ट्र को लेकर भी अपना पुराना रवैया दोहराया। इजरायल के साथ जुड़े व्यापक हितों के बावजूद भारत ने यह रुख दर्शाया कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर स्वाभाविक साझेदार होने के अलावा इजरायल के साथ भारत के आर्थिक एवं व्यापारिक रिश्ते भी बड़े हैं। कृषि से लेकर आपदा रक्षा जैसे विविधि के क्षेत्रों में भारत को इजरायली तकनीकी से बहुत लाभ मिला है। इसके साथ ही अरब जगत विशेषकर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में भारत के महत्वपूर्ण हित भी जुड़े हैं। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति के दृष्टिकोण से ये देश बहुत अहम है और बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ रहते भी हैं। भारत ने इजरायल को मान्यता तो 1950 में ही प्रदान कर दी, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते 1992 में शुरू हुए। तब किसी भी अरब देश ने भारत का विरोध नहीं किया था और भारत इस क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष से बचते हुए द्विपक्षीय साझेदारियों के दम पर अपने हितों को संतुलित रखता आया है और यह इन देशों के लिए भी लाभदायक नीति रही जिन्हें भारत का उभार अपने हितों के अनुकूल रखा है और जिसने इस समूचे क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान किया है। भारत को किसी भी खेमेबाजी में शामिल होने से बचने वाली अपनी जांची परखी नीति अपनाए रखनी होगी और खासतौर पर तब जब वह I2U2 यानी कि अमेरिका, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की भागीदारी वाले समूह का सदस्य है। और आप देखिए इस समूह को घोषित लक्ष्य आर्थिक समृद्धि जिसके केंद्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है और इस समय आवश्यक कि भारत इन पहलुओं पर जोर दे कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अरब नेताओं के सीधे संपर्क में। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी इसमें शामिल हैं। असल में इस समय भारतीय कूटनीति को अपना कौशल दिखाना होगा क्योंकि दुनिया इजरायल हमास मुद्दे पर अप्रत्याशित रूप से विभाजित हो रही है। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे, इनका नाम है विवेक काट, जो इनके द्वारा लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग फिलिस्तीन के खिलाफ हों, हम लोग दो राष्ट्र सिद्धांत की अभी भी वकालत कर रहे हैं। हम लोग अभी भी सबके पक्ष में हैं। हम बीच का रास्ता अपनाते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन हमास ने जो हमला किया है उसे हम लोग गलत मान रहे हैं, भारत। ठीक है, भूमिहीन जातियों का उत्थान जरूरी है। बिहार सरकार की ओर से जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक रूप से किए जाने के बाद देश की राजनीति सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आकर टिक गई है क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं और जातिगत सर्वे के आंकड़ों ने बिहार की राजनीति में आनुपातिक आरक्षण की मांग को बल दिया है। अभी इन आंकड़ों के आधार पर ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह तय है कि देश की नजर अत्यंत पिछड़े समूहों पर आकर टिक गई है क्योंकि बिहार में हुए सर्वे के लिहाज से राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है। यह कुल आबादी के 36% से अधिक है और इससे बिहार की सामाजिक बनावट की स्थिति का तो पता चल रहा है, लेकिन शेष देश में अति पिछड़ों की सामाजिक स्थिति कैसे, यह भी पता चलना चाहिए। इसी कारण नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अति पिछड़ा वर्ग सबसे अधिक गरीब है। इस वर्ग में अधिकांश जातियों के लोग विभिन्न कुटीर उद्योगों, सेवाओं, दस्तकारी, बागवानी करने, मछली पकड़ने, मिट्टी के बर्तन बनाने, बर्तन साफ करने, मालिश करने और बाल काटने आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण के बाद इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। इन जातियों की गरीबी का कारण शिक्षा आप देखिए कि वित्तीय जागरूकता की कमी भी है। 43 वर्ष पहले जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी तो इस आयोग के एकमात्र दलित सदस्य LR नाइक ने सिफारिशों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय आयोग के अध्यक्ष BP मंडल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बताया कि नाइक की असहमति के नोट पर आम सहमति क्यों नहीं बन सकी। यह असहमति नोट रिपोर्टों के शुरुआती भाग का हिस्सा है। जब BP सिंह ने मंडल रिपोर्ट को लागू किया तब भी उसके पहले पन्ने को अनदेखा कर दिया गया जिसमें नाइक की असहमति नोट का जिक्र था। यदि कांग्रेस ने इस असहमति को नोट पर ठीक से बहस की होती तो शायद मोदी सरकार को जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन नहीं करना पड़ता और राहुल को जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक का नारा नहीं देना पड़ता। नाइक से असहमति नोट में लिखा था OBC दो बड़े सामाजिक समूहों से बना वर्ग है, एक जमींदार OBC जिसमें मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग बताया और दूसरा कारीगर OBC जिसे दलित पिछड़ा वर्ग बताया गया। नाइक का मानना था कि OBC के अंदर एक कृषक वर्ग है और दूसरा वर्ग उन जातियों का है जो कारीगरी, बागवानी आदि कर जीवन यापन करते हैं। ये जातियां मुख्यतः भूमिहीन। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से किसान जातियां तो समृद्ध हुई पर भूमिहीन जातियों की स्थिति में खास बदलाव नहीं आए। इसे देखते हुए 12 राज्यों ने OBC आरक्षण को
दो या दो से अधिक भागों में बांटने का काम किया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण को दो भागों में बांटने का काम किया। आरक्षण के वर्गीकरण के कारण ही बिहार और तमिलनाडु में अत्यंत पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। अति पिछड़ी जातियां भूमिहीन होने के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हैं। इसके चलते उन्हें आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। ओबीसी को एक वर्ग के रूप में देखने के बजाय उसे उसकी विविधता में देखने की जरूरत है, क्योंकि ओबीसी सैकड़ों जातियों को मिलाकर बनी हुई एक तरह से एक वर्ग है। एल.आर. नाइक के अनुसार मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग या फिर उच्च ओबीसी अपेक्षा के संपन्न है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अति पिछड़ी जातियां हाशिए पर हैं। नाइक ने अत्यंत पिछड़ी जातियों के हितों में रक्षा के लिए आरक्षण को दो भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। उन्हें डर था कि उच्च ओबीसी आरक्षण पर एकाधिकार कर लेगा। ठीक ऐसी ही सिफारिश छेदीलाल साथी आयोग ने भी दी थी। इस आयोग का गठन अक्टूबर 1975 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा द्वारा किया गया था। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों की 3 श्रेणियां बनाई और कुल 29.5% आरक्षण की सिफारिश की थी। पहली श्रेणी में भूमिहीन और अकुशल मजदूरों को 17% आरक्षण, दूसरी श्रेणी में कारीगरों और किसानों को 10% आरक्षण और तीसरी श्रेणी में मुस्लिम पिछड़ी जातियों को 2.5% आरक्षण देने का सुझाव था। लेकिन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। वेंकट स्वामी आयोग के नाम से ऐसा ही आयोग कर्नाटक सरकार ने 1980 में गठित किया था। इस आयोग ने वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक समृद्ध बनाया। इसके चलते सरकार उनकी अनुशंसाओं को लागू करने से पीछे हट गई। अत्यंत पिछड़ी जातियों की समस्याओं पर चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनमें और ओबीसी की समृद्ध जातियों में काफी भिन्नताएं हैं। सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार कर यह जानना होगा कि उनकी समस्याएं किस प्रकार भिन्न है। चूंकि अति पिछड़ी जातियां बिखरी हुई है, इसलिए कोई भी दल उनकी समस्याओं को सुनना नहीं चाहता है। और एक समस्या है भी कि हमने टॉप डाउन और ट्रिकल डाउन की नीति अपना ली है और इससे हर क्षेत्र में केवल कुछ ही लोगों को विशेष लाभ मिलता है और एक बड़ा समूह लाभ से वंचित रह जाता है। अति पिछड़ी जातियों की संख्या देश में सबसे अधिक है और वे ही सबसे अधिक वंचित हैं। अति पिछड़ी जातियों के लिए लोहिया द्वारा दिया गया विशेष अवसर का सिद्धांत अपनाना होगा और आरक्षण का वर्गीकरण करना होगा, तभी वे मुख्य धारा का हिस्सा बन सकेंगी। लेखक हैं जदयू के प्रवक्ता और पूर्व सांसद हैं केसी त्यागी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सार्थक जीवन, ये मनुष्य को जीवन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है और देवता भी मानव शरीर पाने के लिए तरसते रहे हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए मराठा आरक्षण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस तरह सभी दलों ने एक मत से इस पर सहमति व्यक्त की है मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, उससे यही स्पष्ट होगा कि कोई भी दल आरक्षण पर निर्जीर ढंग से विचार करने के लिए तैयार नहीं, चूंकि आरक्षण अभी एक राजनीतिक हथियार भी बन गया है। इसलिए हर दल आरक्षण की मांग करने वालों का समर्थन करने में ही अपनी भलाई समझता है। जब आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन्हें 10% आरक्षण की बात हुई तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि आजकल आप देखिए कोई किसी जाति को आरक्षण के मुद्दे पर नाराज नहीं करना चाहता है। और आप देखते हैं कि कोई दल यह कहने को तैयार नहीं कि आरक्षण वास्तव में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही मिलना चाहिए। इसके चलते देश के किसी न किसी हिस्से में आरक्षण को लेकर आंदोलन होते ही रहते हैं और चिंता की बात है कि आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन के अलावा रेल और सड़क यातायात ठप करने के साथ ही हिंसा का भी आप देखते हैं कि क्या हिंसा का भी सहारा लिया जाने लगा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलित मराठाओं के प्रदर्शन से इतना अधिक उग्र रूप धारण किया कि कुछ शहरों में इंटरनेट सेवा बाधित करनी पड़ी और आरक्षण मांग रहे लोगों ने हिंसा का सहारा लेते हुए वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ नेताओं के घर आगजनी भी की है। महाराष्ट्र के सभी दलों ने मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने की हामी तो भर दी है, लेकिन इससे अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछली सरकार की ओर से समुदाय को आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई है। मराठा नेता अपनी समस्त समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वे अपने समुदाय को कि केवल कुणबी उपजाति को आरक्षण के दायरे में लाने की पहल से संतुष्ट नहीं है। भले ही मराठा नेताओं की आरक्षण की मांग का सभी दल समर्थन कर रहे हो, लेकिन ओबीसी वर्ग के कई नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए उन्हें लगता है कि इससे उनके अधिकारों में सेंध लगेगी। फिलहाल यह कहना कठिन होगा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण के दायरे में ला सकेगी या नहीं, लेकिन एक ऐसे समय जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं तब आरक्षण की नीति नई मांगों का कोई विशेष उचित नहीं है। सरकारी नौकरियों की बढ़ती चाहे कोई शुभ संकेत भी नहीं है। आरक्षण आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान और उन्हें मुख्य धारा में लाने का उपाय है, लेकिन अब उसे सरकारी नौकरी पाने का जरिया मान लिया गया है। इसलिए तो आप देखते हैं कि आरक्षण
का उचित ही खत्म हो रहा है। हमारी नीति निरंताओं को एक और जहां पात्र लोगों को ई आरक्षण देने की नीति अपनानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सभी को बेहतर शिक्षा मिल सके। अच्छी शिक्षा अच्छे भविष्य की कुंजी है। यह ध्यान रहे कि आरक्षण की बढ़ती मांगों का एक बड़ा कारण गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थान की कमी भी है। उत्तर प्रदेश अब बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ लेखा प्रबंधकों की 1 साल की वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश बेशक बहुत क्रांतिकारी ना हो, लेकिन देखा जाए तो इस तरह की कार्रवाई के बड़े संदेश होते हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश जननी सुरक्षा सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लाभ लोगों तक पहुंचाने में बरती गई शिथिलता के कारण देखा गया। कार्रवाई हुई है एक तरह से। वोकल फॉर लोकल से आएगी समृद्धि। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों से त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की और कहा कि इससे देश का आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार होगा। हाल के वर्षों में वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने महत्वपूर्ण गति हासिल की और जो स्वदेशी उद्योगों और उत्पादों को प्राथमिकता और विदेशी आयात पर कम होती निर्भरता को रेखांकित करता है। और इसके पीछे का दर्शन मेक इन इंडिया पहल में गहराई से निहित है, जो घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और देश को आर्थिक स्वायत्तता की ओर ले जाने के लिए वर्तमान सरकार का एक रणनीतिक कदम है। वोकल फॉर लोकल का अर्थ न केवल स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना बल्कि उनकी वकालत भी करना भी है। इस पहल को सफल बनाने के लिए गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर देना चाहिए। और वास्तव में आप देखिए, आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अनुसंधान और विकास में निवेश करना होगा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा और शैक्षिक संस्थानों को बढ़ाना होगा। ऐसा करके भारत एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकता है जहां स्थानीय व्यवसाय न केवल जीवित रहेंगे बल्कि फलेंगे फूलेंगे। लिहाजा त्योहारों को मनाते समय यह जरूरी है कि हम वोकल फॉर लोकल को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए। त्योहारी खुशी, एकता और संबंधों में नई ऊर्जा भरने का समय होता है। इस अवसर पर स्वदेशी उत्पादों और कारीगरों का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत कर एक आदर्श स्थापित कर सकेंगे। स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को चुनकर हम अपने देश के नागरिकों की आजीविका में योगदान करते हैं। यह स्थानीय कारीगरों, छोटे व्यवसायों और शिल्पकारों को सशक्त बनाता है, सामुदायिक और आर्थिक विकास की भावना को बढ़ावा देता है। त्योहारों को स्थानीय उत्पादों के साथ मनाने का गहरा सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व होता है। यह राष्ट्र की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करते हुए हमारी विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करता है, चाहे वह पारंपरिक कपड़े हों या हस्तशिल्प हो या क्षेत्रीय व्यंजन हो या वोकल फॉर लोकल स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा देगा, जिससे आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि देश में उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। हम इस विशेष प्रयास में समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल होने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था वही सही होती है जिसमें गरीब और कमजोर लोगों का विकास और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ये भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। कार्बन बाजार से पर्यावरण संरक्षण। समुद्र का बढ़ता जल स्तर पर घलते ग्लेशियर और विलुप्ति होती प्रजातियों की डरावनी तस्वीर सामने आई। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विश्व भर की सरकारें एवं कंपनियां शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पर काम कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन टैक्स एक अहम जरिया है। मानवीय औद्योगिक गतिविधियों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आकलन और भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट व्यवस्था लोकप्रिय हो रही है। चलिए, सवालों के घेरे में यूरोपीय संघ का रवैया भी है। पेरिस समझौते में ने कार्बन बाजार को दी थी शक्ल। 2015 में अस्तित्व में आया था ना पेरिस समझौता, कार्बन बाजार को नियमन के दायरे में ले आया गया था। ये आप देखिए, कार्बन बाजार की चर्चा सबसे पहले प्रोटोकॉल 2005 में की गई थी। इसके 2000 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में की गई थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट खरीदने बेचने की व्यवस्था मंजूरी मिली थी। चुनावी मौसम में बादों की बारिश जो हो रही है, हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो ये खरीद तंज कसा जाता है। दिग्गी कमल के नाथ के बीच टिकट की लड़ाई, ये सब आप देख रहे हैं कांग्रेस का, मध्य प्रदेश का है। चुनावी चंदे में हो पारदर्शिता। चुनाव में धनबल के बढ़ते प्रभाव की वजह से राजनीतिक दलों में जहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हुआ, वहीं आम आदमी से उसकी दूरी भी बढ़ती चली गई। और अब आप देखिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते, सीधी सी बात है। आप लोग देख भी रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर 101 रुपये महंगा हुआ, एटीएफ के दाम घटे। और आप देखिए, अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ यूपीआई लेन देन हुआ है। विदेशी बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगी भारतीय कंपनियां। और आप देखेंगे कि लैपटॉप आयात के लिए 110 आवेदनों को मिली मंजूरी। ज़्यादा बिल लेने वाले डेवलपर को देना होगा 18%।
जीएसटी। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। ऊर्जा की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है भारत। हरदीप सिंह कह रहे अमेजन के धनतेरस स्टोर से खरीदे हर तरह का सामान। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नहीं होगी दर्शकों की कैंपिंग। ये 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात हो रही है। सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रस्ताव दस्तावेजों को सरल बनाया। सेबी की बात कर लीजिए। किसकी बात हो रही? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रैपिड रक्त जांच से बच्चों में टीबी का सटीक निदान संभव है। लासेंट अध्ययन कर रहे हर साल करीब 2,40,000 बच्चों की होती है टीबी से मौत। अब ईडी मुख्यालय करेगा वाइट बोट घोटाले की जांच। बहुचर्चित वाइट बोट घोटाले की जांच अब ईडी करेगा। व्हाइट बोर्ड घोटाले में निवेशकों को आकर्षित योजनाओं का साझा देकर लगभग 1665 करोड़ रुपए हड़पे गए थे। और नोएडा में की बसपा नेता संजय भाटी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी के माध्यम से पॉन्जी स्कीम शुरू की गई थी और निवेशकों का रकम लेकर भाग निकला था। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज की विजेता बनी भारतवंशी नंदिनी दास। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से साहित्य, संस्कृति और यात्रा इतिहास के अध्ययन तक प्रेरक है। बहुआयामी प्रतिभा वाली लेखिका की कोलकाता से ऑक्सफोर्ड तक की यात्रा। संपादन के साथ टीवी और रेडियो कार्यक्रम में भी रहती हैं सक्रिय, संभाल रही हैं अहम जिम्मेदारी। नंदिनी सन 1550 से 1700 के बीच इंग्लैंड की यात्रा और पार संस्कृतिवाद पहचान से जुड़े प्रोजेक्ट टाइट की परियोजना निवेशक भी हैं। वह उच्च शिक्षा अकादमी की फेलो, इंग्लैंड अनुसंधान परिषद और कॉलेज ऑफ ब्रिटेन्स ऑफ एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल की सदस्य भी हैं। वह द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल राइटिंग की सह संस्थापक भी हैं रही हैं। और आप नियमित रूप से टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, जिसमें BBC 4 पर टेल्स ऑफ ट्यूडर ट्रैवल द एक्सप्लोरर्स हैंडबुक शामिल है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक बनी साइमा वाजिद, बांग्लादेश की PM शेख हसीना की बेटी। WHO की बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। पुर्तगाल PM से मिले जयशंकर, द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। विमान दुर्घटना के बाद सुरक्षित निकाले जाने की 9 घंटे तक करनी पड़ी प्रतीक्षा, अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में। चीन ने अंटार्कटिक में 5वें केंद्र का निर्माण किया तेज। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ही चल रहा है ना आपका। विश्व कप के बाद क्रिकेट से संन्यास लेंगे बिली। तो राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण के बाद खाड़े ने घरेलू तैराकी को अलविदा कहा। वीर धवल खाड़े ने। अलकराज पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में हारे। नई राय बनाते तकनीकी नवाचार। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की शुरुआत भी हो रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ संपन्न हुआ ना, तो उसी में आप देखेंगे कृषि में नई तकनीक पर जोर भी हो रही है। इस सरकार ने कहा कोर्ट के आदेश पर तैयार हुई कॉरिडोर की योजना। बाकी बिहारी कॉरिडोर की बात हो रही है। संस्कृत भी पढ़ेंगे MLNNIT के इंजीनियरिंग के छात्र। प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के BTech के छात्र संस्कृत भाषा। यहां आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं।
ये आप देखिए, बीबीसी ने शुरू की दुनिया की पहली नियमित टेलीविजन सेवा। 1936 में आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला टेलीविजन चैनल लॉन्च किया था। दुनिया की पहली नियमित टीवी सेवा भी थी। यह आज भी आप देखिए जारी है। बीबीसी टेलीविजन वर्ष 1932 में से ही अपने स्टूडियो से टेलीविजन का कार्यक्रम तैयार कर रहा था। अमेरिका में कंप्यूटर वर्म ने किया $1 लाख का नुकसान। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के छात्र रॉबर्ट मॉरिस ने आज ही के दिन 1988 में अपना पहला कंप्यूटर वर्म, यह आप देखते हैं कि रिलीज किया। प्रयोग के तौर पर बनाए गए इस प्रोग्राम को ने 60,000 से ज़्यादा कंप्यूटर बंद कर दिए थे और इससे आप देखते हैं कि $1 लाख का नुकसान हुआ था। कंप्यूटर वर्म एक तरह का मालवेयर है। और साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए जानी जाती है ममता कालिया। लेखिका ममता कालिया का जन्म आज ही के दिन 1940 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करके एसएनडीटी विश्वविद्यालय में लेक्चरर बन गई। 1973 में इलाहाबाद में एक डिग्री कॉलेज का संचालन किया। 2011 में सेवानिवृत्त हो गई और बेघर जांच अभी जारी है। निर्मोही और बोलने वाली औरत उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। उपन्यास दुखम सुखम के लिए वर्ष 2017 का व्यास सम्मान भी मिला था। उन्होंने यशपाल का कथा सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था। धूल के कारण विलुप्त हो गए नॉन वियन डायनासोर। ये 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था क्षुद्र ग्रह और सतह के औसत तापमान में 59 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गिरावट। वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट में दिवाली का जश्न अमेरिका के फ्लोरिडा में। मलेरिया के गंभीर खतरों के लिए जिम्मेदार आंत में मौजूद बैक्टीरिया। पेट्रोलियम टैंकों की सफाई करेगा बीटा टैंक। रोबोट के प्रयोग से अब इस खतरनाक क्षेत्र में मानव प्रवेश की नहीं होगी जरूरत। यह रोबोटिक समाधान पेट्रोलियम उद्योग में ला सकती है क्रांति। 3 दशक बाद साकार हुआ ये सपना है। IIT गुवाहाटी ने विकसित की है तकनीकी। तमिलनाडु के इस गांव का हर पुरुष शानदार बावर्ची है। ये भारत में एक ऐसा गांव है जहां कला को सीखने वाले सैकड़ों हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इस गांव में रहने वाले हर पुरुष खाना बनाना जानता है। इस वजह से इसे बावर्चियों का गांव भी कहते हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक गांव है जिसका नाम है कलायूर। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती है, देखना हो तो देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है।